दो इस्तीफे तो हो गए, चंपत राय, अनिल मिश्रा का, लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं हुआ है। और अब जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, यानी स्वामी गोविंद गिरी देव जी महाराज, उनको लेकर भी कुछ सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। एक बयान जो उन्होंने दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कम ही आते हैं अयोध्या, सीए ज्यादातर काम देखता है, उसको लेकर भी कुछ गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। अब सवाल यह भी हो रहा है कि आखिर ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य थे, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? इसके अलावा जिस तरीके की बात कही जा रही है मीटिंग के अंदर से, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, उस पर भी हम आपको एक इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। चंदा चोरी के मुद्दे पर अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र परिसर में सोमवार को ही ट्रस्ट की पहली और सबसे अहम मीटिंग के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज अब खुद कैसे सवालों के घेरे में आ गए, कैसे अब उन पर चौतरफा वार शुरू हो गया है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले आपको मीटिंग के अंदर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। सोमवार को हुई बैठक में ट्रस्ट का सबसे बड़ा फैसला चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर करना रहा। लेकिन आपको अंदर की खबर बताते हैं। खबर यह कि बैठक में महासचिव पद से चंपत राय के इस्तीफे को लेकर ट्रस्टियों के बीच लंबी और तीखी बहस भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद ज्यादातर ट्रस्टियों ने चंपत राय के इस्तीफे का विरोध किया। सूत्रों की माने तो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने सबसे मुखर होकर इस्तीफे का विरोध किया। वहीं स्वामी परमानंद और महंत दिनेंद्र दास ने भी कहा कि चंपत राय निर्दोष है और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि बैठक के दौरान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी जब प्रस्ताव पढ़ रहे थे तब वो भावुक भी हो गए। इस बीच बहस लगातार बढ़ने पर ट्रस्ट में संस्थापक सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के पराशरण ने हस्तक्षेप कर सभी पक्षों को शांत कराया और ट्रस्ट के नियमों का हवाला देते हुए आगे की प्रक्रिया स्पष्ट की। मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े के पराशरण ने तर्क दिया कि इस न्याय के बने हुए संविधान के तहत त्यागपत्र देते ही वो स्वतः स्वीकार माना जाता है। जिसके बाद अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, दिनेंद्र दास समेत बाकी ट्रस्टियों को दोनों के इस्तीफा स्वीकार करने पर सहमति जतानी पड़ी। खुद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी कहा कि चंपत राय निष्कलंक व्यक्ति हैं। इस्तीफा में जो चंपा जी इस्तीफा दिए हैं वो तो सदस्य लोग बताए उसमें कोई गलती है नहीं, हमको कोई गलती नहीं थी, इस बात स्वीकार न करो। कोई भी नहीं चाहता था, ट्रस्टी ही नहीं, पूरा अयोध्या कोई नहीं चाहता है, किसी की इच्छा नहीं है कि चंपत जी इस्तीफा दें। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, चंपत राय जी पूरी तरह मेरी दृष्टि में निष्कलंक व्यक्ति हैं। उनका समर्पण, उनका त्याग, उनकी श्रेष्ठता हम लोगों के लिए आज भी आदरणीय है। लेकिन अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी असावधानी कर देते हैं। इस असावधानी का यह परिणाम था, यह बात तो निश्चित रूप से है। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। मसला, नियमों में 1 महीने का नोटिस देने का प्रावधान है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बैठक की सूचना बिना हस्ताक्षर के जारी की गई, प्रेस विज्ञप्ति भी बिना हस्ताक्षर के जारी की गई, इस्तीफे से संबंधित दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि चंपत राय के त्यागपत्र की प्रति भी उपलब्ध नहीं। सूत्रों के माने तो चंपत राय को निर्दोष मानने वाले कुछ ट्रस्टी और उनके समर्थक इस्तीफे की प्रक्रिया को चुनौती भी दे सकते। यानी चंपत राय के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के भीतर मतभेद अब खुलकर सामने आ चुके हैं। इधर अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी पर सवालों की बौछार होनी शुरू हो गई। आपको आगे बताएंगे, उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर ट्रस्ट में किसकी क्या भूमिका है। इसमें सबसे पहला नाम है महंत नृत्य गोपाल दास महाराज का, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी। ये राम मंदिर आंदोलन के सबसे वरिष्ठ संतों में से एक है। दूसरे नंबर पर आते हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में वित्तीय मामलों को संभालते। राम मंदिर में चंदा, चढ़ावा और दान से जुड़े सारे कोष की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये पुणे के आध्यात्मिक गुरु हैं। तीसरे नंबर पर आते थे चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव थे। अब इनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। ये वीएचपी के उपाध्यक्ष हैं
और अगस्त 2020 में मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से वही ट्रस्ट के दैनिक कामकाज और प्रशासनिक फैसलों के मुख्य कर्ता धर्ता रहे। इसके बाद नंबर आता है के परसरण का, जो ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी। ट्रस्ट की पंजीकृत कार्यालय का पता इनके ही दिल्ली स्थित आवास का है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य थे, इनका भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। यह अयोध्या के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर और ट्रस्ट के मूल सदस्यों में से एक है, जो चंपत राय के साथ मिलकर मंदिर के प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहे। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ट्रस्ट के सदस्य और प्रयागराज के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज ट्रस्ट के सदस्य और कर्नाटक के उडुपी के पेजावर मठ के 33वें प्रमुख हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज भी ट्रस्ट के सदस्य हैं और यह हरिद्वार के प्रमुख आध्यात्मिक संत हैं। महंत दिनेंद्र दास महाराज भी ट्रस्ट के सदस्य हैं और अयोध्या के निर्मोही अखाड़े के वरिष्ठ संत हैं, जो राम मंदिर के मूल मामले में प्रमुख पक्षकार रहे। आरएसएस कार्यकर्ता कृष्ण मोहन सोमवार तक सिर्फ ट्रस्ट के सदस्य थे। अब ये चंपत राय की जगह पर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव बनाए गए। दलित नेता कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद 2025 में ट्रस्ट में शामिल किया गया था। इन सब के अलावा आईएएस नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। आईएएस प्रशांत लोखंडे केंद्र सरकार की ओर से पदेन सदस्य हैं। इसी तरह आईएएस संजय प्रसाद राज्य सरकार की ओर से पदेन सदस्य हैं। वहीं अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी भी पदेन सदस्य हैं। यानी सबकी जिम्मेदारी तय, सबके काम तय, सबकी भूमिका फिक्स थी। स्वामी गोविंद देव गिरी की भी भूमिका तय। उनका काम ट्रस्ट के कोष को संभालना है, जिसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई। जिस विभाग को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, इस पर जब गोविंद देव गिरी से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। तो सुना आपने, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी खुद मंदिर के कोष की निगरानी के लिए अयोध्या नहीं आते थे। अपनी जगह अपने पुणे ऑफिस वाले सीए को मंदिर के कोष का ऑडिट करने भेजते थे। ये भी अपने आप में सवाल है कि आखिर कैसे मंदिर के कोष का ऑडिट कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अपनी संस्था के सीए से क्यों कराते थे। विपक्षी कांग्रेस अब गोविंद देव गिरी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। मान रहे हैं कि वो कुछ करते नहीं थे। वो एक आदमी को 5 दिन के लिए अयोध्या भेज देते थे महीने में। मतलब प्रभु राम के मंदिर के प्रति इन लोगों की क्या सीरियसनेस थी, क्या गंभीरता थी। आपको इस बात से पता चलता है कि श्रद्धालुओं के, करोड़ों श्रद्धालुओं का जो चढ़ावा आता था, जो भेंट चढ़ाई जाती थी, उसको मैनेज करने के लिए ट्रेजरर ने आउटसोर्स किया हुआ था। कोई आदमी था जो 5 दिन आता था महीने में। इससे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो, तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। तो गोविंद देव गिरी वो कोषाध्यक्ष है वहां पर। आप लोग उनका भी नाम नहीं ले रहे हैं। कोष में गड़बड़ी है तो कोषाध्यक्ष बिल्कुल बाइज्जत बरी है। हालांकि इसका जवाब अप्रत्यक्ष तौर पर गोविंद देव गिरी ने न्यूज 24 से खास बातचीत में दिया है। उन्होंने कहा कि सारे काम न्यासी खुद रोज वहां जाकर नहीं कर सकता। इसके लिए अब एक सीईओ लेवल के अधिकारी की जरूरत महसूस हुई, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। यदि हम एक अत्यंत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त करते हैं, जो कि यहाँ पर पूरी देखभाल कर सकता हो और स्वयं उन बातों को जानने वाला हो, जानकार हो और कड़ाई के साथ अनुशासन का पालन करने वाला हो, तो ये बातें नहीं होती। सीईओ के चयन के लिए ट्रस्ट ने जिन 3 लोगों की कमेटी बनाई है, उनमें से रिटायर्ड न्यायाधीश प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश हावड़े शामिल हैं। 3 लोगों की ये कमेटी सीईओ पद के लिए 3 नाम सुझाएंगे, जिसमें से किसी एक का चयन ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट की जो अगली बैठक है वो 22 जुलाई को होनी है। माना यह जा रहा है कि उसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यूपी सरकार की ओर से जो एसआईटी गठित की गई, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसकी क्या फाइंडिंग होगी, सवाल यह है। वहीं सरकार की ओर से खुद सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। विपक्ष के तमाम सवालों पर वो पलटवार कर रहे हैं। और अब देखिए, वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन में
कथित धांधली का जो मुद्दा है वो भी योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। राम मंदिर चंदा चोरी में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे, परत दर परत चंदा चोरी की कलई खुल रही, और जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, सियासत भी तेज हो रही। यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक इस बहाने बीजेपी, आरएसएस और सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि भाजपा के जिन अनभिज्ञ भोले भाले समर्थकों को लगता था कि भाजपा एक निकृष्ट कार्य नहीं कर सकती, मंदिर चोरी के बाद उनको भी समझ आ गया है कि भाजपाइयों के लिए धन ही धर्म है। अब तो भाजपा और उनके संगी साथियों को देखकर लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। भाजपा के धर्म की राजनीति का अंत हो गया है, इसलिए वो अब केवल धन की राजनीति करेगी। चढ़ावा, चंदा दान, चोरी के खुलने की वजह से भाजपा के धर्म और धन दोनों राजनीति का अंत हो गया। भाजपा अब कहीं की नहीं रही। जो भाजपा का साथी वो राम घाती। जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा बीएचपी आरएसएस के लोगों को लेकिन ट्रस्ट बनाया गया और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कहते हैं कि बहुत पहले से मालूम पड़ गया था कि चोरी हो रही है। केवल इस्तीफे मंजूर होने से नहीं होगा। कल मैंने भी देखा, जनता बहुत आहत है। एक तो चंदा चोरी करने वालों को फांसी चढ़ाओ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, और दूसरा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विपक्ष हमलावर है तो जवाब सरकार की ओर से भी दिए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षी दलों के नेताओं के हमले पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इस पलटवार में योगी आदित्यनाथ ने अब वक्फ की एंट्री करवा दी। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीनों को बेचकर कुछ चुनिंदा लोगों ने उसका वारा न्यारा किया। तब कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक बार भी नहीं बोली। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बात साफ है, विपक्ष जहां चंदा चोरी मामले में सरकार को घेरकर 2027 के चुनाव का एजेंडा सेट करना चाहता है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के पुराने बयान और वक्फ का मुद्दा उठाकर विपक्ष की नैरेटिव को कुंद करने का प्लान तैयार कर लिया।